जितने चाइना से, देखिए आप मेक इन इंडिया कर ही नहीं पाए, आपको ओरिजिनल कंपोनेंट्स बनाना चाहिए था ना। चाइना से बने बनाए पार्ट्स मंगा करके यहाँ आप असेंबल कर रहे हो आप। अब जाके नोएडा में देख लीजिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, सारे असेंबली यूनिट्स हैं। हर कंपनी वहाँ खोल के असेंबल कर रही है। भारत में महंगाई को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए महंगाई अगर कोई कहता है नहीं बढ़ी हुई है, तो हमको लगता है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना गर्दन झुका लिया है अंदर और सोच रहा है खतरा टल गया। ये तो आम जनता, कोई भी किसी से, हमको लगता है इस पर डिबेट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी बाहर निकलता है, महंगाई तो झांक झांक करके देखते रहती है। महंगाई उसके जेब में बैठी हुई है। वो अपने घर से बिजली का बिल से शुरू करता है, सब्जी आलू पटल से शुरू करता है, उसको महंगाई तो सब जगह दिखती है, पेट्रोल में दिखती है, गैस सिलेंडर में दिखता है। तो इस पर बहस की अब गुंजाइश नहीं है कि महंगाई है कि नहीं है। गुंजाइश ये है कि बहस इस पर होनी चाहिए कि महंगाई हुई कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। महंगाई है कि नहीं है, इस पर बहस जो भी कर रहा है वो बेवकूफ़ लोग होते हैं, उन पर करना नहीं चाहिए। महंगाई का देखिए, किसी भी देश में महंगाई, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि मांग और आपूर्ति में अगर बैलेंस नहीं हो, ठीक है, अगर मांग ज़्यादा हो आपूर्ति कम हो तो महंगाई बढ़ती है। डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड 100 रोटी का है और सप्लाई 50 रोटी का है, तो जो दाम है वो डबल हो जाएगा। सिंपल रेशियो में यही बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, इसको थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊँ, आपके पास समय हो तो, जो पहला बजट अरुण जेटली ने पेश किया था, तो जो पहला बजट, मैं हर बजट सुनता हूँ, पूरा सुनता हूँ, और अगले दिन फिर 4-5 दिन तक इकोनॉमिक टाइम्स बहुत स्टडी करके देखता हूँ। पहला बजट जो उन्होंने पेश किया था ना, वो उन्होंने सप्लाई साइड इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस कर दिया था, डिमांड साइड इकॉनमी पे फोकस नहीं किया था। जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक आप सप्लाई बढ़ा के भी क्या करोगे। कहने का मतलब है, आपके शहर में सारे लोग गंजे हैं, तो मैं वहाँ कंघी का सप्लाई बढ़ा करके क्या बेच लूँगा, है ना। डिमांड के अनुसार आपके यहाँ सारे लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है, कोई मीट मच्छी नहीं खाता है, और वहाँ मैं तालाब का मच्छी मार मार करके टोकरी का टोकरी पहुँचा दूँ, सप्लाई बढ़ा दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं होने वाला है। तो हमेशा इकॉनमी डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए। डिमांड पहले पैदा कीजिए, डिमांड पैदा होगा तो सप्लायर अपने आप आ जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, फल खोजने वाले लोग, फल का ठेला लगाने वाले लोग शिवरात्रि के समय कितना बढ़ जाते हैं। ऐसे आपको एक ठेला मिलेगा, शिवरात्रि आता है तो 40 गो ठेला लग जाता है। तो जब पता होता है कि आज बिकेगा तो 10 गो ठेला वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई के खेल में सबसे बड़ा गलती ये हो गया 2014 में, जो पहला बजट था वो बुनियाद रखा गया था देश की इकॉनमी का मोदी सरकार की तरफ से। वो बजट को आप फिर से विज़िट कीजिए, अरुण जेटली का बजट समझिएगा, उस बजट को गौर से सुनिए। मेक इन इंडिया वगैरह और बहुत सारा चीज़ पे फोकस किया गया था। मेक इन इंडिया मीन्स व्हाट? सप्लाई। हम बनाएंगे ये बनाएंगे ये बनाएंगे, खरीदेगा कौन? लेकिन मेक इन इंडिया का आप जान लीजिए, आपके देश में जितनी भी सारी चीज़ें बनती है ना, उसका 90% हमारे देश में ही कंजम्पशन होता है। आप एक्सपोर्ट में अभी कहाँ चले गए हैं आप देख लीजिए। आपका एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपका पिछले 3 साल से गिर रहा है नीचे। आप देश का बजट उठा के देख लीजिए। आपका इस साल अभी जो तिमाही का नतीजा है उसमें एक्सपोर्ट आपका बहुत नीचे आ गया है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सब खराब हो रहा है। आपके जो रिज़र्व, कैश रिज़र्व रहता है, जो करेंसी रिज़र्व रहता है, वो कम से कम आप सोचिए कितना नीचे चला गया है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व रहता है वो बहुत नीचे चला गया है। अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो फिर वो नीचे कैसे जाएगा? फिर तो ऊपर जाना चाहिए ना। तो एक्सपोर्ट आप एक लेवल तक ही बढ़ा पाओगे, उससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं पाओगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फिर आपको यहाँ पे वो सब सुविधाएं देनी पड़ेगी जिससे एक्सपोर्टर लोग कम्पिटिटिव हो पाएंगे, अपना माल विदेशों में बेच पाएंगे। चाइना बहुत सस्ता में बेचता है, आप चाइना से कम्पीट नहीं कर पाओगे जब तक उस प्राइस में आप माल नहीं बेचोगे। कोशिश तो कर सकता है ना। बिल्कुल कोशिश करना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट होना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया ठीक है, आप बनाओ अपने यहाँ। आप ये भी तो देखो कि आप जो बना रहे हो उसका डिमांड कैसे क्रिएट होगा। कहने का मतलब आप उसको समझे नहीं। हमको एक बात बताइए, डिमांड तो फिर रॉयल्स रॉयस का अवेलेबल होगा, आपको खाली ढूंढना होगा देश में क्या? रॉयल्स रॉयस का हमको 50 कस्टमर खाली पूरे देश में ढूंढ के दिखा दीजिए। डिमांड अवेलेबल नहीं होता है। डिमांड क्या है बताइए? इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। लिसन मी, डिमांड इज़ अ रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म हम क्यों बोल रहे हैं?
रिलेटिव टर्म इसलिए वो सापेक्ष बोलते हैं उसको, ये इसलिए हम बोल रहे हैं डिमांड डिपेंड करता है आपकी एफोर्डेबिलिटी पे। आपके जेब में पैसा रहेगा तो डिमांड आएगा। अभी मान लीजिए कि जो आदमी सिर्फ दिन भर का 250 रुपया या 200 रुपया कमा पाता है, वो स्कूटर का डिमांड कभी उसका होगा ही नहीं, काहे कि उसके पास उतना जुगाड़ ही नहीं होगा स्कूटर खरीदेगा। उसकी डिमांड चावल, दाल, आटा, सब्जी तक सीमित हो जाएगी। अब उससे ऊपर का डिमांड वो साइकिल पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे तभी जाएगा जब उसकी एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप डिमांड क्रिएट करने के लिए ना आपको उसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, रोज़गार बढ़ाने पड़ेंगे। आप रोज़गार के साधन ख़त्म होते जा रहे हैं, आप इस सब पे ध्यान दो। कितने लोग बेरोज़गार हो गए, उसमें एक रीज़न सरकार सबको तो सरकारी जॉब नहीं दे सकती है ना। मैं रोज़गार बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट कहाँ? प्राइवेट सेक्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में फैक्ट्री लगा रही है। कहाँ लगा रही है? किसी ने लगा रही है। आप गुजरात एक जाके नया देखो, एक बता दीजिए। आप गुजरात जाकर देखो, आप महाराष्ट्र वो जाकर नहीं देखो, वैसा नहीं, हम नाम पूछ देंगे, आपको बताना पड़ेगा। जी जी बिकॉज आई हैव ऑल द डेटाज। मेरे को एक बात बताइए, एक स्टील प्लांट जो पिछले 9 साल में लगा हो या उसका शिलान्यास किया गया हो, टाटा स्टील, टाटा मोटर, जितना भी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पिछले 70 साल में लगा है, उसका एक नया यूनिट कहीं आधारशिला भी रखा गया है? मेरे को बता दो आप, कौन सा कंपनी लगा है? मैं बता दे रहा हूँ, कोई कंपनी है ही नहीं, सुनोगे नहीं। एक्चुअली निकला क्या है, मोबाइल का असेंबली यूनिट सब नोएडा में बहुत लगा है। चूँकि मैं 15 साल दिल्ली में रहा हूँ, वहीं पे जॉब किया हूँ, नोएडा में ही मेरा अपना फ्लैट भी है। मेरे घर के 2-3 जो रिलेटिव लोग हैं वो वही काम करते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, इंजीनियरिंग करके वो लोग वो सब काम कर रहे हैं। वो लोग इंजीनियरिंग किए हैं, इजीली अवेलेबल नौकरी थी। क्या काम है भाई तुम लोग का? तो वो सर हम लोग एज ए हार्डवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया। हार्डवेयर इंजीनियर यार, लगा मेरे को सुन के कि कुछ धांसू चीज़ होगा। 12,000, 14,000, 17,000 रुपये की तनख्वाह दे रहा है उन लोग को। जितने चाइना से, देखिए आप मेक इन इंडिया कर ही नहीं पाए, आपको ओरिजिनल कंपोनेंट्स बनाना चाहिए था ना। चाइना से बने बनाए पार्ट्स मंगा करके यहाँ आप असेंबल कर रहे हो। अब जाके नोएडा में देख लीजिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, सारे असेंबली यूनिट्स हैं। हर कंपनी वहाँ खोल के असेंबल कर रही है। और यही वजह है कि चाइना से आपका इंपोर्ट बिल पिछले 5 साल में डबल ट्रिपल हो गया है। ये तो हम गलत नहीं बोल रहे, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा गूगल में। चाइना से हमारा इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि पहले चाइना और हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो कम था, अभी 3-3, 4-4 गुना हो गया है। हम लोग को ये टेंशन हो रहा है कि चाइना के साथ इतना ट्रेड इम्बैलेंस है, कल को चाइना बोलेगा कि ठीक है भैया हमको इतने का डॉलर दे दो, तो अब आप क्या कीजिएगा? पेट्रोल की महंगाई आपको तो $1,000 आपको चाइना को देना पड़ेगा।